नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 15 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ना कर्नाटक इलेक्शंस के रिजल्ट के एनालिसिस से संबंधित ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हिंदू में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी से संबंधित, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रिब्यून का आर्टिकल है बोट ट्रेजेडी से संबंधित, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और देखो, आप लोगों ने ना कमेंट्स में एक बात बोली थी कि बेशक लेट हो जाए कि डिस्कशन आप ही करिए। देखो, ऋषभ सर डिस्कशन बढ़िया से करते हैं, लेकिन डिस्कशन मिस करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आगे से कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ आर्टिकल बाकी रह जाएं तो कोशिश करूंगा कि अगले दिन डिस्कस हो जाए, लेकिन डिस्कशन कोशिश करूंगा मैं ही करूं। वो इसलिए नहीं, ऋषभ सर देखो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि डिस्कशन डेली मैं करूं तो मेरा भी दिन बहुत अच्छा जाता है। इस पर्पज़ से मतलब मैं खुद चाहता हूं कि डिस्कशन किसी भी दिन मैं मिस ना करूं। तो अब देखो, डिस्कशन स्टार्ट करें। अब आपको पता है कल यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम है वो हो गया, जल्द ही अब यूपीएससी का प्रीलिम भी हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग शायद इस बार का प्रीलिम नहीं दे रहे हैं, तभी आप डिस्कशन देख रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग दे भी रहे हों, लेकिन मैं आज ना आपसे सजेशंस मांगना चाहता हूं। जेन्युइनली आप सजेशंस दीजिए कि हम अब हमारी इस डिस्कशन में कुछ फर्दर चेंजेस लेके आएँ। जो पहले हम कई चेंजेस हमने डिस्कस किए नहीं लास्ट के, लेकिन इस बार सीरियसली प्रयास करते हैं। जैसे आंसर राइटिंग का आपने बताया कि एक या दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं और उनका आंसर भी डिस्कस किया जाए। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, लेकिन रिसोर्स के अभाव की वजह से पहले हम कई बार नहीं कर पाए थे, लेकिन सीरियसली इस बार हम इसे करेंगे। एथिक्स का दूसरा सजेशन मुझे पता है कि डेली एथिक्स का कुछ ना कुछ हम डिस्कस करें, ताकि एथिक्स एक पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए। तीसरा आपका एक सजेशन जो मैं कुछ इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसे का कुछ ना कुछ डिस्कस किया जाए, ताकि ऐसे भी आपका कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए अगर डिस्कशन रेगुलरली आप फॉलो करते हो तो ये 3 सजेशन तो ऐसे हैं जो मैं खुद भी सीरियसली कंसीडर कर रहा हूं। आप भी बताइए अपने आज सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नीचे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डिस्कशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और मज़े आए डिस्कशन में। तो आज आप अपना कीमती सजेशन जरूर दीजिएगा और हम इसे अब इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अब नया ईयर स्टार्ट होगा, प्रीलिम हो जाएगा, एक नया ईयर, नई शुरुआत होने वाली है। तो हम एक पूरी एनर्जी के साथ, नए इनोवेशन और क्वालिटी के साथ में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एक नए इकोनॉमिक ब्लॉक से संबंधित है, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF। डिटेल से अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखो, जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक इंफॉर्मेशन की बात पहले करेंगे। जो ये ब्लॉक है ना, नया बना है 2022 में, यूएसए के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की थी, IPEF। इसमें मेंबर्स कितने हैं? अभी देखो, इसमें टोटल मेंबर्स हैं 14। 8 तो आसियान के देश हैं, ब्रुनई, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 2 नहीं है आसियान के देश, एक लाओस और दूसरा कंबोडिया। बाकी ये 6 देश हैं, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड। इंडिया ने 4 पिलर्स पे टिका है, देखो ये IPEF। और 4 पिलर में से ना एक पिलर इंडिया ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, वो है ट्रेड। क्यों नहीं किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये रही बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप जान लीजिए। जो 14 देश हैं इस ग्रुप में, वो पूरे वर्ल्ड की 40% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्रुप बना है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। साफ तौर पे नहीं बोला जाएगा, लेकिन मकसद इस ग्रुप को बनाने का यही है। ये 4 पिलर्स हैं। फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड पहला पिलर, सप्लाई चेन रिजिलियंस, उसके बाद क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन, और सबसे लास्ट में टैक्स एंड एंटी करप्शन। 4 पिलर्स पर टिका है, जिसमें इंडिया ने पहले वाला पिलर ज्वाइन नहीं किया है, फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड। अब देखो, आपको बताता हूं इस प्रकार के ग्रुप बनते क्यों हैं। ग्रुप का मकसद ये है, ये सभी देश मिलके आपस में ट्रेड को बूस्ट करेंगे, मतलब ये इंश्योर करेंगे इन देशों के बीच में आपस में ट्रेड ज्यादा हो।
इन्वेस्टमेंट आए एक दूसरे के देश में, जैसे यूएस से इंडिया में, जापान से इंडिया में। फायदा इसका ये होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोड्स बनेंगे, कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये सारे फायदे हैं। इन्वेस्टमेंट आएगी, ट्रेड इंक्रीज होगा तो प्रोस्पेरिटी आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। इस उद्देश्य के साथ ये सारे ग्रुप्स बनते हैं। इससे पहले देखो एक और ग्रुप पर लंबी नेगोशिएशन चली, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। बिगनर्स को मैं बता देता हूं, RCEP। इसमें भी ना शुरुआत में जब नेगोशिएशन चली थी तो 16 देशों ने मिलकर नेगोशिएशन चलाई थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जिसमें 10 तो आसियान के देश थे, इसके अलावा चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया। लेकिन लास्ट टाइम में, बिल्कुल अंतिम समय में, इंडिया ने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। तो इस पार्टनरशिप में आज के समय में सिर्फ 15 देश हैं। 2019 में जब फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, तो इंडिया ने मना कर दिया था कि भैया हम नहीं ज्वाइन करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, जब इंडिया ने RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो अब इंडिया ये IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, क्यों ज्वाइन कर रहा है? इसके देखो 2-3 रीजन हैं। पहला रीजन, RCEP ये चाइना डोमिनेटेड था, चाइना इस ग्रुप में सेंटर में था। ये दूसरे वाला ग्रुप जो इंडिया ने ज्वाइन किया है IPEF, ये यूएसए डोमिनेटेड है, यूएसए इसमें सेंटर में है। अब यूएसए के साथ इंडिया बढ़िया रिश्ते चाहता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, जबकि चाइना के साथ इंडिया के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं पिछले 3-4 सालों में, गलवान वैली की घटना के बाद खास करके। नेक्स्ट चीज देखो, RCEP से इंडिया को खतरा यह था, डर यह था कि इंडिया अगर इस ग्रुप में शामिल हुआ तो चाइना का जो सस्ता माल है ना, वो इंडिया में आ जाएगा, बुरी तरह से फ्लड हो जाएगा, सस्ते खिलौने, सस्ते ये सब चीजें, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता RCEP की मेंबर कंट्रीज के बीच में। तो चाइना जब इंडिया में सामान भेजता तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर लगती, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इससे हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को काफी नुकसान पहुंचता। तो अल्टीमेटली इंडिया ने फैसला लिया कि हम RCEP का मेंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें चाइना है, चाइना का सस्ता माल इंडिया में फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी चाइना के सस्ते माल की, और दूसरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन IPEF के साथ ऐसा कोई खतरा नहीं है, यूएसए के ऊपर हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और यूएसए के साथ ट्रेड अच्छा खासा है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं है। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया और IPEF को ज्वाइन कर लिया। अब राइटर एक बात बोलते हैं कि देखो, जब भी इस प्रकार के एग्रीमेंट साइन होते हैं ना, तो टैरिफ पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। टैरिफ पे मतलब इंपोर्ट ड्यूटी पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ना, ये जो पार्टनरशिप है ना IPEF, इसमें ज्यादा फोकस ना इन चीजों पे है, इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक रेगुलेशन, डिजिटल इकोनॉमी, लेबर, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, इन चीजों पर ज्यादा फोकस है IPEF में। अब राइटर ये बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखो इन चीजों को लेके ना इंडिया का यूएसए के साथ ना डिफरेंस है। मैं आपको एक एक करके एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यूएसए का आरोप इंडिया पे ये है कि इंडिया में IPR रेजीम अच्छा नहीं है। मतलब हम यहां से फॉर एग्जांपल ड्रग्स पे रिसर्च करके ड्रग्स बनाती है हमारी कंपनीज, तो इंडिया में उस ड्रग्स के कॉपीराइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है अच्छे से। पेटेंट जब दे दिया जाता है तो भी इंडिया में कॉपीकैट दवाइयां बहुत बेची जाती हैं। यह यूएसए का आरोप है। दूसरा इशू लेबर से संबंधित है, जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में। यूएसए का इंडिया पे और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज पर यह आरोप है कि यहां पर ना लेबर स्टैंडर्ड्स का ध्यान ठीक से नहीं रखा जाता। वर्कर्स को पर आवर के हिसाब से बहुत कम पैसा दिया जाता है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, यहां पे चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से यहां की जो कंपनीज है ना, इंडिया जैसे देशों की कंपनीज, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, क्योंकि उनका लेबर पे तो कॉस्ट आता ही नहीं, जबकि यूएसए में पर आवर के हिसाब से लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये शिकायत है इंडिया की, यूएसए की इंडिया जैसे देशों से। नेक्स्ट चीज मानिए आप है डेटा लोकलाइजेशन।
जैसे इंडिया का ये कहना है जो अमेजोन फेसबुक जैसी कंपनीज है ना, वो इंडिया में डेटा स्टोर करके रखें क्योंकि वो इंडिया के लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही हैं। बट ये कंपनीज मना करती हैं कि हम इंडिया में डेटा स्टोर करके नहीं रखेंगे, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। इस चीज पे भी विवाद है। मतलब ऐसे ऐसे देखो अनेकों इश्यूज हैं जिनको लेके इंडिया के यूएस के साथ डिफरेंस है। तो जो ये IPEF है ना, इसमें टैरिफ पे बात नहीं है। अब जब टैरिफ पे नेगोशिएशन चलती है ना, कितना ड्यूटी लगाई जाएगी इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, तो वो नेगोशिएशन लंबी खिंचती है, समय लगता है। लेकिन IPEF में ना टैरिफ को लेके बात नहीं हो रही है, IPF में इन सब चीजों को लेके बात हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया। आप एक सेकेंड रुकिए, मैं निकाल लेता हूं। ये रहा इश्यूज रिलेटेड टू IPR, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक रेगुलेशन, डिजिटल एंड लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। इन इश्यूज को लेके ज्यादा बात हो रही है। अब देखो इन इश्यूज को लेके बात होगी ना तो फिर नेगोशिएशन लंबी नहीं चलेगी। यही इशू है, यही ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। बट राइटर का डर यह है कि इन इश्यूज को लेके ना लैंग्वेज काफी ज्यादा वेग है और लैंग्वेज यूएसए के द्वारा फॉर्मुलेट की गई है, तो आगे चल के ना इंडिया को दिक्कत आ सकती है। मतलब एग्रीमेंट तो साइन हो गया, पार्टनरशिप साइन हो गई, लेकिन इन इश्यूज को लेके काफी कंसर्न्स हैं इंडिया के। लैंग्वेज काफी वेग है, यूएसए ने लैंग्वेज बनाई है, तो आगे चल के इंडिया को दिक्कत हो सकती है। बेशक इंडिया ने अभी चौथा पिलर जो है ट्रेड वो साइन नहीं किया है, बट धीरे धीरे इंडिया पे प्रेशर बढ़ रहा है कि आप ट्रेड के पिलर को भी साइन कीजिए। तो इंडिया को अल्टीमेटली वो वाला पिलर भी साइन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, राइटर कहते हैं इंडिया को ना किसी भी पार्टनरशिप में शामिल होने से पहले सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बेशक टाइम लग जाए नेगोशिएशन में, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया दबाव में आके किसी प्रकार की पार्टनरशिप साइन करे। तो ये पूरा आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया IPEF से संबंधित। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बोट ट्रेजेडी से संबंधित है। आप GS पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वहां से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो हाल ही में केरल के कोट्टायम में एक दुखद हादसा हुआ। बोट जिसका नाम था अटलांटिक, ये बोट डूब गई, 20 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 40 के आसपास लोग सवार थे इस बोट में। और बोट के डूबने की देखो ये कोई पहली घटना नहीं है हमारे देश में। समय समय पर हम सुनते हैं देश के किसी ना किसी इलाके में बोट डूब जाती है और बहुमूल्य जो जाने हैं वो चली जाती हैं। क्यों होते हैं ये हादसे? राइटर कहते हैं बोट चालक तो देखो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है सरकार। प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता। प्रॉपर प्रोसीजर ये है, जब भी कोई नई बोट बनती है ना, सबसे पहले उसका एक सर्वे होता है, क्या क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो बोट खरी उतरती है या फिर नहीं उतरती है। समझ गए? सर्वे ऑफ सेफ्टी होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर अथॉरिटीज ने बता दिया कि ये जो बोट है सेफ्टी और क्वालिटी के मामले में खरा उतरती है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उस बोट का। फिर चेक किया जाता है कि कस्टमर्स के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स उस बोट पर मौजूद है या नहीं है। उसके बाद अगर देखो कोई बोट किसी भी प्रकार के नॉर्म का वायलेशन करती है, जैसे मान लीजिए 20 पैसेंजर्स बोट पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर बोट ऑपरेटर उससे ज्यादा पैसेंजर्स को लेके जाता है तो अथॉरिटीज अनरजिस्टर कर सकती हैं, उस बोट को रिटेन कर सकती हैं। और सबसे लास्ट में अगर देखो गलत तरीके से कोई बोट मार्केट में आ गई चोरी छुपे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही वो बोट बनी कोई सेफ्टी का सर्वे नहीं करवाया गया, बाद में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया गया, लेकिन पैसेंजर्स को लाने और ले जाने का काम वो बोट कर रही है, तो सरकार पेनल्टी लगा सकती है। इवन वो यार्ड जहां पे बोट बनी है, यार्ड के मालिक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है कि आपके इस यार्ड में बोट बनी है और आपने ये इंश्योर नहीं किया कि ये बोट रजिस्टर हो, सेफ्टी का सर्वे इस पर हो। तो ये सारी पावर सरकार के पास होती हैं न्यू इनलैंड वेसल एक्ट 2021 से।
बट दिक्कत ये है इस एक्ट को ना अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है अच्छे से, तभी ये सारे जो हादसे हैं ना वो हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जो ये हादसा हुआ ना केरला वाला, इसमें तय सीमा से ज्यादा पैसेंजर्स उस बोट में सवार थे। नॉर्मल जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स उपलब्ध होने चाहिए, इक्विपमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए, वो इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थे। लाइफ जैकेट तक पैसेंजर्स ने नहीं पहनी हुई थी, तभी तो ये सारे हादसे होते हैं। यहां पर देखिए ओवरलोडिंग थी बोट की, रजिस्टर्ड भी नहीं थी ये बोट, तो इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स थे, इसी वजह से ये मल्लापुरम वाला हादसा हुआ। शुरुआत में शायद मैंने कोटायम कह दिया, मल्लापुरम में हादसा हुआ था केरला में ये बोट वाला। आमतौर पे देखो पैसेंजर्स को भी जागरूक होना चाहिए, हमेशा जो बोट की वैलिडिटी है, रजिस्ट्रेशन नंबर की वैलिडिटी है, वो सब चेक की जाए। आमतौर पे पैसेंजर्स ऐसा करते नहीं हैं, उन्हें जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, तो वो इन सब चीज़ों में अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करते। उसके बाद पैसेंजर्स खुद अपने राइट्स को पहचानते हुए बोट चालक से सेफ्टी जैकेट की मांग करें कि हमें सेफ्टी जैकेट चाहिए, लेकिन कई बार पैसेंजर ये भी नहीं करते। और सबसे लास्ट में ओवरलोडिंग भी पैसेंजर्स को चेक करनी चाहिए। देखो पैसेंजर्स तो अपना काम करेंगे, लेकिन सरकार को ना अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना चाहिए इन हादसों को रोकने के लिए। अब सरकार सीसीटीवी कैमरास आसानी से लगा सकती है टूरिस्ट लोकेशंस पे, ये पहचानने के लिए कि बोट की ओवरलोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इवन जीपीएस की सहायता से या फिर दूसरे जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी सहायता से सरकार पहचान सकती है कि सारी जो बोट्स रिवर में जो जा रही हैं क्या वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। इसके अलावा मतलब ऐसे सेंसर्स भी लगाए जा सकते हैं, जैसे ही ओवरलोडिंग हो अथॉरिटीज को पता लग जाए सेंसर की सहायता से। बोट पे हेल्पलाइन नंबर दी जा सकती है ताकि पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत हो तो अथॉरिटीज को बताया जाए कि देखो बोट ऑपरेटर जो है हमारे साथ ये नाइंसाफी कर रहा है, मतलब नॉर्म्स के खिलाफ जाके काम कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना अथॉरिटीज आसानी से कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। पुराने जो एक्ट के नॉर्म्स है ना वो आज भी लागू हैं कई जगह, जैसे केरला 4th रूल्स 2000, इनको तो वेसल एक्ट 1917 में फ्रेम किया गया था, आज भी इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो देखो अभी अथॉरिटीज को ना सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज भी बेसिक जो ये सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। सरकार अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं करती बोट्स की, कंज्यूमर भी अवेयर नहीं है अपने राइट्स के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस किए। सोच के देखो ऐसा बोट चालक जो ये मल्लापुरम में हादसा हुआ, बोट चालक ना बोट का रजिस्ट्रेशन है, ना ही जो सेफ्टी का सर्वे होना चाहिए वो है, ओवरलोडिंग हो रखी है, फिर भी वो डेली बेसिस पे बोट को ऑपरेट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्ट के नॉर्म्स हैं उनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, समझ गए? तो कंज्यूमर्स को जागरूक होने की आवश्यकता है, सरकार को इंप्लीमेंटेशन अच्छे से करने की आवश्यकता है, तभी सरकार और जो कंज्यूमर्स हैं मिलकर इस प्रकार के हादसों को रोक सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बोट ट्रेजेडी से संबंधित। आज देखो 2 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला इशू हमने डिस्कस किया IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी से संबंधित, और उसके बाद दूसरा आर्टिकल हमने बोट ट्रेजेडी से संबंधित डिस्कस किया डेली ट्रिब्यून का। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।